Hello students, today we will be solving the last practical question of fire insurance claim. Let me read few important things. First, for the calculation of indemnity period, it is given that A Limited has insured itself under a loss of profit policy for rupees 3,63,000. The indemnity period under the policy is 6 months. On 1st September 2020, a fire occurred in the factory of X Limited and the normal business was affected up to 1st March 2021. So we write first, it is indemnity period. इंडेमनिटी पीरियड स्टार्ट कब होगा? जिस डेट में फायर ऑकर हुआ उस डेट से लेके जब तक के बिजनेस डिसलोकेट रहा है तब तक के. तो यहाँ पे गिवन है फ्रॉम 1st September 2020 to 1st March 2021. 1st March 2021, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी. तो एग्जैक्ट कितने मंथ हो रहे हैं? 6 मंथ हो रहे हैं. और पॉलिसी भी कितने मंथ का इंडेमनिटी पीरियड का पे करेगी? दैट इज ऑफ 6 मंथ ऑल्सो. गिवन है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कंपाइल्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020. 31st March 2020 की इंफॉर्मेशन गिवन है. जैसे हमने इंडेमनिटी पीरियड ले लिया, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट करते हैं. स्टेप नंबर 1, इट इज कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स. शॉर्ट सेल्स के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं स्टैंडर्ड टर्नओवर. स्टैंडर्ड टर्नओवर ऑफ द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर, दैट इज फ्रॉम 1st 9/2019 टू 1/3/2020. तो हम चेक करते हैं क्वेश्चन में इस ड्यूरेशन का सेल्स गिवन है क्या. तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. टर्नओवर पहले दिया है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. ये हमको लिखना नहीं है. टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटरप्शन वाज रुपीज 2,25,000 and given it is actual turnover during the period from 1st September 2019 to 1st March 2020. It is given how much? 7,50,000. 7.5 लाख का सेल्स हुआ. यहाँ पे ऐड करेंगे इफ देयर इज गिवन दैट देयर इज अ इंक्रीज इन द सेल्स. तो क्वेश्चन में अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे लास्ट में गिवन है इंक्रीज ऑफ टर्नओवर स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल बाय 10%. तो देयर इज अ 10% इंक्रीज इन सेल्स. 10% इंक्रीज इन सेल्स. 10% कितना आया? 75,000 टोटल किए. तो ये आ गए 8,25,000. लेस करेंगे इससे एक्चुअल टर्नओवर. एक्चुअल टर्नओवर फॉर द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी, दैट इज 1st September 2020 टू 1st March 2021. दिस इज द पीरियड ऑफ इंटरप्शन. और इस पीरियड ऑफ इंटरप्शन का सेल्स कितना गिवन है? 2,25,000. तो माइनस किए तो ये आगे कितना? एग्जैक्ट इट इज हाउ मच? 6 लाख. तो स्टेप नंबर 1 हमने कैलकुलेट कर लिया. स्टेप नंबर 1 में हमने शॉर्ट सेल कंप्यूट किया. शॉर्ट सेल का अमाउंट कितना आया? शॉर्ट सेल्स का अमाउंट आया कितना? 6 लाख. नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2, इट इज कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट. ग्रॉस प्रॉफिट रेट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय सेल्स. ये जो हम इंफॉर्मेशन देंगे वो कंप्लीटेड प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का लेंगे. तो यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लीटेड प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट गिवन है 1,20,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस गिवन है 2,40,000 डिवाइडेड बाय सेल्स अमाउंट गिवन है 20,000. इट इज 3,60,000.
और सेल्स गिवन है कितना 20 लाख, तो इट इज 3,60,000, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ रहा है 18%। और क्वेश्चन की लास्ट पैराग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पे स्पेशल क्लॉज है जिसमें इंश्योरर बोल रहा है कि भाई देयर विल बी एन इंक्रीज ऑफ 2% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम प्रीवियस लेवल, तो यहाँ पे प्लस करेंगे 2%, तो टोटल प्रॉफिट कितना आया, टोटल प्रॉफिट का परसेंटेज आया, इट इज हाउ मच 20%। Step number 3, that is our important step, calculation of loss of profit। लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पॉइंट नंबर ए, शॉर्ट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेट। शॉर्ट सेल्स का अमाउंट कितना आया 6 लाख रुपीज, 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच 20%, 20% आया ये 1,20,000। क्वेश्चन में चेक करते हैं, ऐड करेंगे, अगर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग दिया हुआ है तो यहाँ पे दिया हुआ है, दिया हुआ सेविंग ऑफ ₹15,000 इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी, तो हम उसको बाद में लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे रिड्यूस्ड टर्नओवर अवॉइडेड वाज ₹1 लाख, मतलब 1 लाख का टर्नओवर जो रिड्यूस होने वाला था उसको हमने क्या किया, बचा लिया है। वो बचाया किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे हमने एडिशनल एक्सपेंसेस किया है। अगर वो एडिशनल एक्सपेंसेस हम नहीं करते तो हमारा जो टोटल सेल्स होता, वो टोटल सेल्स कितना होता, टोटल सेल्स होता कितना 1,25,000। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर बी। यहाँ पे गिवन कितना है, एक्स ने स्पेंड कितना किया है 40,000, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एड इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग को हम ऐड करते हैं, उसमें से हम लीस्ट ऑफ 3 कंडीशन देखते हैं, वही हमारा क्या बनेगा, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। तो कंडीशन नंबर 1 होता है हमारा क्या, एक्चुअल एक्सपेंसेस। एक्चुअल एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है ₹40,000। सेकेंड पॉइंट बनता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बता दिया गया है अगर वो हम एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं करते तो हमारा सेल्स कितना होता, 1,25,000 होता। 1 लाख का जो सेल्स है हमने क्या किया, यहाँ पे बचा लिया। कैसे बचा लिया, हाँ 1 लाख का सेल्स इंक्रीज हो गया। कैसे इंक्रीज हुआ, हमने जो 40,000 का एक्सपेंसेस किया उससे जो सेल्स था 1,25,000 की जगह कितना हो गया, 2,25,000 हो गया। इसका मतलब कितने का सेल्स की अमाउंट बढ़ गया, 1 लाख का। तो यहाँ पे एडिशनल सेल्स कितना हुआ 1 लाख रुपीज, उस पे ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है 20%। तो पॉइंट नंबर 2 में अमाउंट कितना आया ₹20,000। पॉइंट नंबर 3 दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड टर्नओवर divided by gross profit on adjusted turnover plus uninsured standing charges multiplied by increased cost of working, that is actual expenses। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड टर्नओवर। तो यही हमारा क्या बनता है, अमाउंट आउट टू बी इंश्योर्ड, अमाउंट आउट टू बी इंश्योर्ड। तो अमाउंट आउट टू बी इंश्योर्ड हम कैसे निकालते हैं, हम अमाउंट आउट टू बी इंश्योर्ड निकालते कैसे,
जिस डेट में फायर ऑकर हुआ उसके एग्जैक्ट टोटल 12 मंथ्स का जो सेल्स होगा उस पर हम एडजस्टमेंट करेंगे। क्या एडजस्टमेंट करेंगे? अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो उसमें इंक्रीज प्लस करेंगे सेल्स, और उस पर जो प्रॉफिट निकलेगा वो क्या बनेगा? हमारा अमाउंट आउट टू बी इंश्योर्ड। तो यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है वो 20% है ऑन एडजस्टेड टर्नओवर। तो टर्नओवर का हमें देखते हैं क्या प्रीसीडिंग 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फायर का सेल्स गिवन है। तो यहाँ पे दिया हुआ है डेट ऑफ फायर, जिस डेट में फायर ऑकर हो उसके पिछले 12 महीने का सेल्स का अमाउंट गिवन है 22 लाख रुपीस, एंड देयर इज अ 10% इंक्रीज, तो 10% इंक्रीज ऑफ 22 लाख, तो ये आ गया 22 लाख प्लस 2,20,000, टोटल 24 लाख 20,000, उसका 20%, तो हम कैलकुलेट करते हैं 22 लाख प्लस 20% मल्टीप्लाइड बाय 20%, तो ये आ रहा है कितना? 5,28,000। तो ये हमारा अमाउंट आउट टू बी इंश्योर्ड भी हुआ और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड टर्नओवर भी हुआ। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इट इज इक्वल टू कितना? 5,28,000 डिवाइडेड बाय 5,28,000 प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो क्वेश्चन में अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना दिया हुआ है? अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस गिवन है 20,000 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्सपेंसेस, इट इज इक्वल टू हाउ मच? 40,000। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 5,28,000 मल्टीप्लाइड बाय 40,000 डिवाइडेड बाय 5,48,000, तो यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट आ रहा है रुपीज 38,540। तो हमने तीनों कंडीशन सॉल्व कर लिया है। तीनों कंडीशन सॉल्व करने के बाद हमारा जो लीस्ट आ रहा है, पहला आ रहा है 40,000, दूसरा कंडीशन आ रहा है 20,000 और तीसरा कंडीशन आ रहा है 38,540। जो लीस्ट कौन सा आया? 20,000। तो इस 20,000 को हमने क्या किया? प्लस किया। 20,000 प्लस करने के बाद हमारा जो अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1,40,000। अब हम इससे लेस क्या करेंगे? इफ देयर इज एनी सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस, सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस, तो सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 15,000। तो 15,000 माइनस किए आउट ऑफ 1,40,000 माइनस 15,000, तो ये आ गया कितना? 1,25,000। दैट इज लास्ट स्टेप। स्टेप नंबर 4, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। फॉर्मूला क्या बना अमाउंट ऑफ क्लेम का? लॉस ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी डिवाइडेड बाय अमाउंट आउट टू बी इंश्योर्ड। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट आया 1,25,000 का। अमाउंट ऑफ पॉलिसी क्वेश्चन में चेक करते हैं। अमाउंट ऑफ पॉलिसी गिवन है 3,63,000 की, और कंपनी को इंश्योरेंस कितने का लेना था? अमाउंट आउट टू बी इंश्योर्ड या ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड टर्नओवर, ये आया 5,28,000। चेक करते हैं आंसर कितना आ रहा है? 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 3,63,000 डिवाइडेड बाय 5,28,000। तो यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 85,737.5, that is equal to 85,738। तो अमाउंट ऑफ क्लेम इस क्वेश्चन में कितना आया? अमाउंट ऑफ क्लेम इस क्वेश्चन में 85,738। इस क्वेश्चन में एडिशनल क्या दिया हुआ था? इस क्वेश्चन में जब हम एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग में पॉइंट नंबर 2 निकालते हैं, पॉइंट नंबर 2 में क्या हम बता रहे हैं कि भाई जो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सेल्स से हुआ है। तो हम ये चेक कर लेते हैं उस एक्सपेंसेस को इनकर करने से कंपनी का सेल्स की वैल्यू कितनी बढ़ी है, या जो रिड्यूस होने वाला था सेल्स वो रिड्यूस कितना
नहीं हुआ है, दोनों का मतलब सेम है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर वो एक्सपेंसेस नहीं कंपनी नहीं करती तो उसका सेल्स का अमाउंट होता 1,25,000 और उसने एक्सपेंसेस किया तो ऑटोमेटिकली उसका सेल्स का अमाउंट कितना आ गया था 2,25,000। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 लाख रुपीज। तो ये 1 लाख का सेल्स कंपनी का इसलिए बढ़ा क्योंकि उसने 40,000 का एक्सपेंसेस इनकर किए हैं। तो अब ये हमारा आंसर हो गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया 85,738। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।